इसलिए राजनीति चूज किया या आपका सपना कुछ और था? आप जिस चीज में पलते बढ़ते हैं आप कहीं ना कहीं उस चीज से आप जुड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है मुझे। इस दायित्व का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सब मिल करके इस बेसिक शिक्षा विभाग के परिवार के रूप में मिल करके एक टीम के रूप में हम सब कार्य करें। शिक्षक भर्ती का 5 साल में देखा गया कि नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी सेक्शन में आई ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नई शिक्षक भर्ती के लिए? देखिए शिक्षा की भर्ती क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया है और इसमें जितनी भी पहले से मैंने देखा अभी कुछ दिनों में कि पुरानी भर्तियां हैं, कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग केसेस है नियुक्तियों का चल रहे हैं, 69,000 का है, 68,500 का है, ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं, तो इन पे मैंने टेकअप किया है। 69,000 की संदीप जी बात की, तो इसमें 22,000 सीटें आपको पता भी है कि 22,000 सीटें अभी बची हुई हैं, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते हैं? इन सारे केसेस को मैंने टेकअप करने के लिए बोल दिया और जल्द से जल्द इनका निस्तारण हो। एक नंबर कोर्ट से ऑर्डर दे दिया गया कि जिनको 1 नंबर के लिए जिन्होंने अपील किया है उनकी नियुक्तियां हो जाए, लेकिन पिछले 6 महीने से उन बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें काफी सारी आरक्षण को लेकर के भी इश्यूज हैं, विभिन्न तरह के 68,500 में भी 5% रिजर्वेशन की बात है, 69,000 में भी रिजर्वेशन की बात है जो कोर्ट में चली गई है। इवन 6800 जो सीट्स अभी अलॉट हुई हैं उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी गई। सब लग करके सब लोगों से मिल करके और जितने भी शैक्षिक संगठन है सब लोगों से मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकले। लगता है कि सरकार अपने कोर्ट केसेस को विथड्रॉ कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व हो जाए। 2022 बीपीएड अनुदेशक अभी भी हैं जो जिनकी नियुक्तियां 2016 में निकली थी, मेरिट बेसिस पे निकली थी और वो सारे एलिजिबल हैं, लेकिन 5 साल हो गए उनकी भर्तियां नहीं हुई। जैसे कि मैंने कहा काफी सारे केसेस पेंडिंग हैं और मैंने अभी क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा इस पे कोई भी डिसीजन लेना, सारी चीजों को मैं अभी समझ रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जितने भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। दोबारा से सारे स्कूल्स खुले हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि इस सिस्टम को फिर से लागू किया जाए और कायाकल्प के अंतर्गत जितने भी विद्यालयों में काम चल रहा था, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर एक विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। प्रयास है कि उन बच्चों के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन तक भी हम कॉन्वेंट स्तर की शिक्षा को दे सकें और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस डायरेक्शन में काम करे। देख रही खबर प्यारी, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो संदीप सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। यूपी सरकार में यानी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो शिक्षा राज्य मंत्री और वित्त मंत्री थे, लेकिन जब जनमत ने अपना पूर्ण विश्वास दिखाया दूसरा कार्यकाल आया तो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना। हालांकि अगर हम संदीप जी के बारे में बोलते हैं तो 2017 में ही इन्होंने राजनीति में एंट्री ली और उसके बाद से अपना परचम लहराते गए, क्योंकि युवा हैं और कैबिनेट में सबसे कम उम्र की युवा है, इसलिए युवाओं की अपेक्षा भी ज्यादा है कि आखिर जो थका हुआ सिस्टम है उसको संदीप जी कैसे सुधारेंगे, जो अधूरी बातें हैं उन बातों को कैसे पूरा करेंगे और युवाओं की किस प्रकार से दिशा और दशा बदलेंगे। आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका खबर प्यारी में। थैंक यू सो मच। क्योंकि संदीप जी देखिए, हम जब आज आपसे रूबरू होने थे तो बहुत सारे सवाल जब हमने ये पोस्ट किया कि आपसे इंटरव्यू है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हमारे पास कि ये इस विभाग से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा उस बार, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं कलेक्ट करके लाई हूँ, लेकिन क्योंकि आपको राजनीति विरासत में मिली है, कल्याण सिंह जी 10 बार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार 2 राज्य के राज्यपाल रहे, पिता साहब आपके सांसद एटा से हैं, माताजी पूर्व विधायक हैं, तो आप अब जो एरा है, जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि समय बदल रहा है। एक समय था कि जब होड़ चढ़ती थी कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या ये माहौल आपने बचपन से देखा राजनीति का इसलिए राजनीति चूज किया या आपका सपना कुछ और था? देखिए सपना नहीं है, जनसेवा तो हमारे परिवार से हमेशा से देखी जुड़ी रही है, क्योंकि बाबूजी के समय से इतना लंबा कार्यकाल रहा सेवा का, तो बचपन से कहीं ना कहीं देखा, तो आप जिस चीज में पलते पड़ते हैं आप कहीं ना कहीं उस चीज से आप जुड़ जाते हैं। इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर का अगर बच्चा होता है तो वो ऐसा ही सोचता है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। जो भी जिस भी प्रोफेशन में अगर उनके मदर फादर होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी उसी प्रोफेशन की तरफ मुड़ जाते हैं और उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में देखिए हमको चांस मिला, बाबूजी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है, तो राजनीति में मुझे भी अवसर मिला कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। 2017 में मुझे सबसे पहली बार पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया और 2017 में मैं चुन करके आया। उसके बाद मुझे योगी जी के कैबिनेट में भी एक हिस्सा मिला और मैंने बेसिक शिक्षा का डिपार्टमेंट, जितने भी शिक्षा का डिपार्टमेंट है सभी शिक्षा का डिपार्टमेंट को लगभग देखा। उसके बाद में विस्तार में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मुझे देखने का अवसर मिला और अब फिर से इस सेकेंड टर्म में एक बार फिर से मुझे बेसिक शिक्षा का पूर्ण दायित्व दिया गया है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में कि अपने क्षेत्र से चुन करके आने के बाद में हम सब अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ प्रदेश भर की भी समस्याओं को हम सब सुन सकें और देश भर में, जैसे कि मुझे इस डिपार्टमेंट से जुड़ने का अवसर मिला, तो ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे प्रदेश की एक
बच्चों की, मैं कहूँगा, नींव, प्रदेश की तरक्की की नींव बनाता है। क्योंकि बच्चे जब प्राइमरी से उनकी अगर एजुकेशन स्ट्रांग होगी, तभी कहीं ना कहीं आगे जाकर के इस एजुकेशन सिस्टम में खड़े हो पाएंगे, आगे जाकर के बड़ी बड़ी डिग्रियां ले पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है मुझे। इस दायित्व का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सब मिल करके इस बेसिक शिक्षा विभाग के परिवार के रूप में, मिलकर के एक टीम के रूप में हम सब कार्य करें। जैसे आपने कहा कि 100 दिन का टारगेट दिया गया और 10,000 रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बोला गया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं कह रही थी आपसे कि बच्चों के सवाल है, इसमें नई शिक्षक भर्ती का है। 5 साल में देखा गया कि नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी सेक्शन में आई ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नई शिक्षक भर्ती के लिए? देखिए, शिक्षा की भर्ती, क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया है और इसमें जितनी भी पहले से मैंने देखा अभी कुछ दिनों में कि पुरानी भर्तियां हैं, कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो कि काफी में कोर्ट केसेस हैं और कुछ रिजल्ट्स भी पेंडिंग है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी होगी उसमें कहीं पर भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी राइट स्टेप्स लिए जाने वो लिए जाएंगे, और जो भी रिजल्ट्स पेंडिंग है, क्योंकि बीच में भी आचार संहिता भी लग गई और काफी सारी काम स्लो हो गया, तो रिजल्ट जो पेंडिंग है मैंने उसको भी टेकअप कर लिया है। सारे रिजल्ट्स जल्द से जल्द इशू कर दिए जाएंगे। जैसे डीएलएड और बीटीसी की अगर बात करें संदीप जी, तो लगभग हर एक साल में 2.5 लाख बच्चे डीएलएड और बीटीसी करके निकलते हैं। तो अभी क्या है कि कितनी वैकेंसीज लगभग निकल सकती हैं, कुछ पैमाना है, कुछ डिसाइडेड है कि सिलेक्टेड सीट। जैसे बच्चों का खबर पैडी ने एक्चुअली बहुत काम किया है इस सेक्शन पे। एक्चुअली प्राइमरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग बच्चों की डिमांड थी कि 97,000 सीटें निकलनी चाहिए। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया, क्योंकि जहाँ पे एक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर लिमिटेड सीट्स, ये चीज तो बैलेंस कैसे बन पाएगा फिर उसमें? देखिए, नियुक्तियों के ऊपर अभी इसमें मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं आपको दे पाऊंगा कि कितनी नियुक्ति निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितने पुराने पेंडिंग केसेस हैं नियुक्तियों का चल रहे हैं, 69,000 का है, 68,500 का है, ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं। तो इन पे मैंने टेकअप किया है, और जिनमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस में हम सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी है उसको करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें हमारी तरफ से पैरवी की जाए और जल्द से जल्द इन केसेस का निस्तारण किया जाए, जिससे जो भी केसेस शिक्षकों की भर्ती के पेंडिंग चल रहे हैं उनको हम सब पूरा करके और नियुक्ति दे सकें। ओके, जैसे आपने 69,000 की संदीप जी बात की, तो इसमें 22,000 सीटें, आपको पता भी होगी कि 22 सीटें अभी बची हुई हैं, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते हैं उसी नियुक्ति में, जबकि 1,37,000 की वो सीटें थी? देखिए, इस चीज का मैंने कहा नहीं, केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और जब तक कोई इस पे डायरेक्शंस नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको टेकअप करने के लिए मैंने, क्योंकि अभी मैं भी इस डिपार्टमेंट को मैं अभी भी समझ रहा हूँ, मुझे 3-4 दिन ही हुए डिपार्टमेंट टेक ओवर किए हुए, लेकिन इन सारे केसेस को मैंने टेकअप करने के लिए बोल दिया और जल्द से जल्द इनका निस्तारण हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रखी जाए। अच्छा, एक चीज और है जो हम कहते हैं कॉकस ब्यूरोक्रेसी का, वो थोड़ा सा शिक्षा विभाग में अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जैसे अभी 69,000 पे मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि एक नंबर इसमें बच्चों के कोर्ट में जिसमें ऑर्डर्स गए, बच्चों ने अपील किया और एक नंबर कोर्ट से ऑर्डर दे दिया गया कि जिनको एक नंबर के लिए जिन्होंने अपील किया है उनकी नियुक्तियां हो जाए। लेकिन पिछले 6 महीने से उन बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। डिपार्टमेंट ठेकरा फोड़ देता है कि हमें शासन की तरफ से नहीं ऑर्डर्स है, और शासन कहता है कि नहीं, विभाग हमें लिख के देगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेकअप किया जाएगा। पिछले दिनों में ये सारी चीजें लिंगर ऑन करती रही, अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें काफी सारी आरक्षण को लेकर के भी इश्यूज हैं, विभिन्न तरह के। 68,500 में भी 5% रिजर्वेशन की बात है, 69,000 में भी रिजर्वेशन की बात है जो कोर्ट में चली गई है। इवन 6800 जो सीट्स अभी अलॉट हुई हैं उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षण और साथ ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ये सिस्टम अब होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी सरकार इस चीज के ऊपर तेजी से कार्य करती है कि बिल्कुल जो सिस्टम हो ट्रांसपेरेंट हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इसमें ये जो सिस्टम है, इस तरीके से कोर्ट केसेस इन केसेस में इतने ज्यादा हो गए कि इसमें हम कहीं ना कहीं चाह करके भी अभी अगर, क्योंकि कोर्ट केसेस हैं, जब तक कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसमें कोई अपना डायरेक्शन नहीं दे सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि हम सब लग करके, सब लोगों से मिल करके, और जितने भी शैक्षिक संगठन है सब लोगों से मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकले और इन केसेस को हम सब सॉल्व करें। अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज है, जैसे आपने कहा कोर्ट, आपको लगता है कि सरकार अगर अपने कोर्ट केसेस को विथड्रॉ कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व हो जाए? लेकिन मैं इस पे अभी कोई ऐसे डायरेक्शंस नहीं दे सकता। ये सारी चीजें तो बैठ करके डिस्कस करने की चीजें हैं। जब हम सब लोग बैठेंगे, शैक्षिक संगठन से भी लोग बैठेंगे, हालांकि पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब चीजों का एक कंक्लूजन हो, सॉल्यूशन हो और जल्द से जल्द इनको समाप्त किया जाए। ठीक है, 1981 का जैसे अभी हुआ था कि जूनियर कैडेट की भर्तियां आई थी और उसमें ये बोला गया था कि 1981 नियमावली के तहत ही रिक्तियां की जाएंगी, लेकिन सीट्स नहीं अलॉट की। तो आपको नहीं लगता है कि जो
कोई भी भर्ती अगर निकले, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर क्लियर हो तो वो भर्तियां उलझे ही नहीं। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मेरे ख्याल से कई बार क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अब इसमें आप जितनी नियुक्ति है शिक्षकों की तरफ से कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं कहूँ विवादों में बहुत जल्दी हमारा जो डिपार्टमेंट है नियुक्तियां हैं विवादों में आ जाती हैं। तो मेरा प्रयास है कि जितने भी विवादित इस तरह की नियुक्तियां चल रही हैं हम इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक स्मूथ लाइन स्ट्रीमलाइन करते हुए सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करें और सभी लोगों के संग बैठ करके, क्योंकि केवल गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं है, जितने शिक्षक भी हैं उनकी तरफ से भी उनका पक्ष भी रखा जाए और हमारा पक्ष भी रखा जाए, कोई ना कोई मिल करके एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी में गवर्नमेंट के द्वारा ही, योगी गवर्नमेंट के द्वारा ड्रेसेस दिए जा रहे हैं, स्कूल फीस कम है, मिड डे मील दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर हम संख्या देखें गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट स्कूल के। तो उसको हम सही करने के लिए क्या कर सकेंगे कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी कि सभी विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए परिषदीय विद्यालयों की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो 2017 से पहले जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं 21 लाख बच्चों ने उन 5 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों से नामांकन अपने कटा लिए, बाहर निकल गए सिस्टम से। कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं थी वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही थी और 2017 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट ने वर्किंग स्टार्ट करी तो कायाकल्प के अंतर्गत बहुत सारे जितने परिषदीय विद्यालय थे सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया, पाठ्य पुस्तकों का कार्य किया, सारी ड्रेसेस, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बैग, हर एक व्यवस्था को बनाने का कार्य किया। कहीं ना कहीं ये कारण रहे अभी भी हम इस जो एक डाउनफॉल जो ग्राफ 21 लाख बच्चों का डाउनफॉल था उसको हम 5 वर्षों में 22 लाख बच्चे हमने इस सिस्टम में जोड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ अब आज पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब, क्योंकि 3 साल ही हमने पिछले अगर टेन्योर में बात करूं तो स्कूल के ऊपर काम कर पाए और बाकी के 2 साल हमारे स्कूल बंद रहे। तो कहीं ना कहीं इस में भी एक कोरोना के कारण जिसकी समस्या में समस्या पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका सामना किया, तो स्कूल बंद रहे, सिस्टम में वर्किंग स्लो हुई, अब दोबारा से सारे स्कूल खुले हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इस सिस्टम को फिर से लागू किया जाए और कायाकल्प के अंतर्गत जितने भी विद्यालयों में काम चल रहा था, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं हर एक विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। इस बार हम सब स्वच्छ पेयजल पे काम कर रहे हैं, तो हर एक विद्यालय पे पाइपलाइन के माध्यम से हम सब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेहतर टॉयलेट्स हो, बच्चों के पास पुस्तकें हो और अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डीबीटी के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के, हालांकि क्योंकि पिछले समय में काफी सारे प्रश्न उठने लगे थे कि बच्चों की ड्रेस की क्वालिटी को लेकर के और विभिन्न तरह की चीजों को लेकर के, तो अब डीबीटी के माध्यम से हम सब अभिभावक के खातों तक सारी चीजों का ड्रेस, बैग के लिए जूते, मोजे, जो भी चीजों उनको सरकार के द्वारा दी जाती है डीबीटी के माध्यम से उनके खाते तक पैसा पहुंचाते हैं और अभिभावक स्वयं अब अपने बच्चों को वो सारी चीजों को उपलब्ध करा करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता सिस्टम में लेकर के आए। अभी आपको मैं बताऊं कि जब मैं इलेक्शन कवरेज के लिए खबर पहले की टीम गई तो गांव में गई तो हमने देखा कि उस टाइम हालांकि लंच पीरियड था तो बच्चे सिकड़ी खेल रहे थे, गोटियां जो कहते हैं वो खेल रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें अभी बदल नहीं पाई है। देखिए परिषदीय विद्यालयों में कहीं ना कहीं जो हमारे गरीब वर्ग का बच्चे हैं, गरीब वर्ग के बच्चे वहां पे आकर के पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी परिवार अगर थोड़ा बहुत भी सक्षम है तो वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाकर के अपने बच्चों को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहता है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोगों ने सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पे टॉयलेट्स हो, पानी हो, बुक्स हो, ड्रेस हो, ये सारी चीजों को स्टार्ट किया। उसके बाद जहां तक आपने बात करी इंग्लिश मीडियम की, तो उत्तर प्रदेश में 15,000 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जिन पे इंग्लिश मीडियम का कोर्स आज चलाया जा रहा है। सारी पाठ्य पुस्तकें इंग्लिश मीडियम है। आगे आने वाले समय में भी हम इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले अभी एक ट्रायल के तौर पे हमने इन विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम का कोर्स जरूर शुरू किया और जो इसके रिजल्ट्स आए हैं इन सभी स्कूल में जितनी भी बच्चों की स्ट्रेंथ है वो फुल स्ट्रेंथ पे ये 15,000 स्कूल्स रन कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी अगर आप और एडमिशन लेना चाहें तो उन विद्यालयों में जगह नहीं है कि आप बच्चों को और एडमिशन दे सकें। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ चला है और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से भी हम अपने स्कूल्स को जोड़ रहे हैं। लगभग 25,000 विद्यालयों को हम इस वर्ष
स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे कंप्यूटर को भी चलाना सीखेंगे। ऐप्स के माध्यम से, विभिन्न तरह की ऐप्स हैं जिसके माध्यम से जो स्कूल में शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा डिपार्टमेंट आगे बढ़ता जा रहा है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ हम अपने डिपार्टमेंट में पारदर्शिता भी ला रहे हैं और बच्चों को भविष्य को और उज्जवल बनाने का भी कार्य करें। तो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। तो हमारा प्रयास है कि उन बच्चों के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन तक भी हम कॉन्वेंट स्तर की शिक्षा को दे सकें और कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस डायरेक्शन में काम कर रही है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि आगे 5 साल अगर आपको ये दायित्व दिया गया है तो दिल्ली मॉडल का जो कंपैरिजन यूपी मॉडल में किया जा सकता है, अब वो जाके हम ये कह सकते हैं कि यूपी मॉडल का भी जिक्र होगा। जी बिल्कुल, हमें 5 वर्ष अभी कार्य करने के लिए जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में पहले भी आप पिछले 5 हमारी सरकार का 5 वर्ष का अगर आप टेन्योर देखेंगे, जैसे कि 3 वर्ष ही मैंने बताया काम किया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये विभाग आगे बढ़ा है। इसमें जो कमियां थी उनको हमने पूरी करने का काम किया है, कोई और नई समस्याएं नहीं खड़ी करी। तो आगे आने वाले 5 वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हम इस विभाग को और बच्चों के भविष्य को और मजबूत बनाने का काम करें। अच्छा, सॉरी के साथ मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 32,022 बीपीएड अनुदेशक अभी भी हैं जो जिनकी नियुक्तियां 2016 में निकली थी, मेरिट बेसिस पे निकली थी और वो सारे एलिजिबल हैं, लेकिन 5 साल हो गए उनकी भर्तियां नहीं हो पाई, जबकि क्राइटेरिया यही था कि प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे 99 बच्चे हों तो एक बीपीएड का टीचर होना जरूरी है। तो आपको नहीं लगता है कि अब अपने बेसिक एजुकेशन में या बच्चों को जहाँ पे फिजिकली वो स्ट्रांग हो रहे हैं, मेंटली भी स्ट्रांग हो, स्पोर्ट्स में भी जाना चाहे, क्योंकि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया तो नारा बीजेपी का ही है। देखिए, नियुक्तियों को जैसे कि मैंने कहा काफी सारे केसेस पेंडिंग है और मैंने अभी, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा इस पे कोई भी डिसीजन लेना, सारी चीजों को मैं अभी समझ रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जितने भी केसेस पेंडिंग चल रहे हैं इनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और जितने भी विवाद इस विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब, हमारा दायित्व है कि बच्चों का भविष्य बनाए और अगर हमारा विभाग इन विवादों में ही घिरा रहेगा तो हमारा फोकस बच्चों के भविष्य को बनाने की बजाय इन सारी चीजों में लगा है। संदीप जी को लगता है कि अभी प्राइमरी अगर हम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर शिक्षकों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भरपूर है, अभी भी मतलब स्कूल ऐसे नहीं है जहाँ पर एक शिक्षक है वहाँ पे 30 से 40 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और एक ही शिक्षक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ज्यादा। देखिए, शिक्षकों का अनुपात कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है और अभी भी कुछ भर्तियां, जैसे कि मैंने बताया, कोर्ट केसेस में पेंडिंग चल रही है, ये सारी भर्तियां पूर्ण हो जाएंगी तो हमारे इसका टाइम लिमिट भी होगा, क्योंकि संदीप जी बच्चे, आप, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप युवा हैं तो इसलिए उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप बाहर से भी आए तो जब मैंने अभी इंटरव्यूज के पहले किया, बच्चों से डिबेट भी किया, तो उन्होंने कहा कि मैम क्योंकि वो युवा है इसलिए भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और वो बाहर से पढ़ के आए हैं इसलिए वो अच्छे बेहतर ढंग से समझते भी हैं। देखिए, मैं चीजों को सारी समझने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि केसेस कोर्ट में पेंडिंग है तो सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वी कैन नॉट डिसाइड जब तक कोर्ट की कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाएगी, उसी के अनुसार हम सारी जो केसेस कोर्ट से हो चुके हैं कि हाँ इनको ऑर्डर्स हो चुके हैं कि इनकी नियुक्तियां हो जाए और उसके बाद भी पेंडिंग है, मैंने कहा कि इन सारे केसेस को मैं टेक अप कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इन सारे केसेस का निस्तारण के लिए हम कार्य करेंगे। मित्रों का भी जिक्र कर लेते हैं। शिक्षा मित्रों का समायोजन देखा हमने, जन सलाह मामला समायोजन रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 महिलाओं ने अपने बाल मुंडवा लिए क्योंकि उनका समायोजन रद्द किया गया। उसके बाद मानदेय बढ़ाने की बात आई, लेकिन मानदेय बढ़े क्योंकि इलेक्शन था कह सकते हैं, लेकिन कम, बहुत लिमिटेड अमाउंट, 1000 रुपए बढ़ा। तो आपको नहीं लगता है कि वो शिक्षा मित्र जो कभी कल्याण सिंह के जमाने में जो ताले लटके हुए थे उन तालों को खोलने का काम उन विद्यालय ने किया, तो उन शिक्षा मित्रों का भी कुछ होना चाहिए? देखिए, शिक्षा मित्रों का भी जो केस है ये भी कोर्ट में पेंडिंग है। कि आपने जहाँ तक मानदेय की बात करी तो हमारी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाया है और प्रयास है कि इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, क्योंकि इसका भी डिसीजन जो है कोर्ट से ही आना है। जब तक कोर्ट डायरेक्शंस नहीं देंगे तब तक हम किसी न किसी निर्णय पे, किसी जगह पे, कंक्लूजन पे पहुंचने में हमारे लिए भी दिक्कत है। बिल्कुल। आप, क्योंकि अच्छा संदीप जी, आप बाहर से, विदेश से पढ़ के आए हैं तो आपके अंदर भी सवाल होगा एजुकेशन को लेके, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि दायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको दे दी गई है, तो उस सवाल को आप परिवर्तन, चेंजेस के रूप में कैसे देखेंगे, वो कैसे लाएंगे? चेंजेस देखिए, सिस्टम आपने नोटिस किए चेंजेस? बाहर आप पढ़ के गए, अब आए तो आपने नोटिस किया कि हाँ चेंजेस है, बहुत चेंजेस है और एक रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल, सिस्टम को सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, हमारा सिस्टम अलग है और जगहों पे सिस्टम अलग है। सबसे पहले जो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की चीज़ है, पारदर्शिता हो। हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो, कोई भी चीज़ अगर डिपार्टमेंट में हो रही है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना, किसी भी तरह के विवादों में डिपार्टमेंट ना करे, सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो हमारी सरकार जब से बनी है ये विभाग किसी भी तरह के विवादों में नहीं गिरा।
पुराने जितने भी विवाद थे उन सबको समाप्त करते हुए पारदर्शिता को हम सब लोगों ने बनाने का काम किया और बच्चों तक जो भी मूलभूत सुविधाएं थी पिछले 5 साल में हम सब लोगों ने पहुंचाने का कार्य किया। जैसे कि मैंने बताया 15,000 अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आने वाले आज 5 वर्षों में हम इसको और बढ़ा के और बड़ी संख्या तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक स्कूल तक फर्नीचर को पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी हम बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद आगे सिस्टम में और इम्प्रूवमेंट्स लाने का जब स्कोप होगा तो उस पर भी हमारी सरकार कार्य करेगी। ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए क्या प्लान है, रोड मैप आपका? हर एक चीज ऑनलाइन होगी, जैसे कि ट्रांसफर की नीति है, ट्रांसफर भी ऑनलाइन है। बच्चों के पास जो डीबीटी के माध्यम से जैसे कि ड्रेस और सारी चीजों का जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अप्लाई कर रहा है उसको मालूम है कि मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और क्या क्या प्रोसीजर है मेरे ऊपर। जैसे सपोज ट्रांसफर की बात ले लीजिए तो मेरे ऊपर सपोज जो हैंडीकैप्ड हैं और भी विभिन्न तरह के इसमें क्राइटेरियाज होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे ट्रांसफर के केसेस में तो जब कोई ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो उसके पास मालूम पड़ जाएगा कि मेरे से ऊपर इन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिली हुई है, तो पहले इनको सुना जाएगा, इनका निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद में आऊंगा। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है, इस तरह से हम सिस्टम में। इसी पे मेरा सवाल है, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए, लेकिन इसी पे मेरा सवाल है, जिस जगह पे या जिस जिले में एक भी सीट नहीं है और वहाँ के बच्चे अगर पढ़ के जा रहे हैं तो उनकी नियुक्तियां फिर किस जिले में होंगी? क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका अगर आपके संज्ञान में होगा, आई एम श्योर 12,460 भी नियुक्तियां हैं जिसमें जिला आवंटित किया गया, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे लगभग ऐसे हैं जिनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं वो कि नियुक्तियां उनको मिल पाए क्योंकि उनको जिला नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस जिले में उन बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिल रही है जिन्होंने वहां से ट्रेनिंग की है। कि उसमें भी इसमें भी कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए थे क्योंकि कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई तो अब अभी भी काम कर रहे हैं और बाकी के बचे हुए हैं वो जिलों की वजह से इसमें जो है एक इशू क्रिएट हो गया। ये केस भी मैंने अभी इसको देखा था, टेकअप किया है। जल्द से जल्द मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि इन सब के केसेस के निस्तारण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करें और इस विभाग में जितने भी पुराने लिंगन केसेस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ ही दिन हुए इस विभाग को टेकअप किए हुए, तो प्रयास रहेगा कि हम सब इन सारे पेंडिंग केसेस को खत्म करते हुए और एक स्मूथ डायरेक्शन में अपने डिपार्टमेंट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे बात करने के लिए।